आपका स्वागत है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। मैं हर्षाद अली। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यायपालिका या जुडिशरी किसे कहते हैं, साथ ही न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल हैं, अर्थात न्यायपालिका की संरचना या कंपोजिशन की बात करेंगे, और साथ ही न्यायपालिका के फंक्शंस यानी कार्यों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यायपालिका को समझने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे, सरकार यानी गवर्नमेंट। क्या एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए सरकार क्या है। भारत को यदि हम देखें पूरे विश्व में, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहां डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का क्या मतलब है, जहां पर जनता का शासन होता है उसी को हम कहते हैं लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। और जहां पर जनता सीधे शासन करती है, जहां पर जनता सीधे शासन करती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां जनता सीधे शासन ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि हम भारत के लोकतंत्र की बात करें या विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों की बात करें, तो विश्व में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है लगभग सभी देशों के अलावा। तो यहां समझिए, देखिए लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता सीधे भी शासन करती है तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जब जनता सीधे शासन ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाती है तब हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत इज या इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब देखो यहां पर अगर आप देखें, क्या जब जनता सीधे शासन करेगी, भारत की पॉपुलेशन अगर आप देखें विश्व में सबसे ज्यादा है, लगभग 146 करोड़ है। क्या 146 करोड़ लोगों के लिए देश की शासन व्यवस्था को चलाना संभव है सीधे जनता के द्वारा? कहां पर 146 करोड़ लोग सीधे जमा होंगे और भारत के लिए नीतियों का निर्माण करेंगे, भारत के लिए कानूनों का निर्माण करेंगे, भारत के लिए न्याय व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करेंगे इतने सारे लोग? तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनाया गया कौन से प्रारूप को, जनता क्या करेगी, अपने क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधियों को चुन लेगी और कहेगी आप हमारे बिहाफ पर देश की शासन व्यवस्था को चलाइए। ठीक, तो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन लोगों को या जिस संस्था को चुना जाता है उसको हम कहते हैं सरकार। तो सरकार क्या है, देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाली एक संस्था है। सरकार क्या है, देश के देश के देश की शासन व्यवस्था या देश की व्यवस्था या देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाली संस्था है सरकार। देखिए देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाली संस्था को हम कहते हैं सरकार। ठीक, चलाने वाली संस्था, देश के शासन को चलाने वाली संस्था को हम कहते हैं सरकार। यहां तक क्लियर? अब इतना बड़ा देश है तो क्या जो सरकार है क्या कोई एक व्यक्ति है? नहीं। अब देश में तो बहुत बड़ा देश होने के साथ साथ देश की जिम्मेदारियां, देश के कर्तव्य, देश के कार्य बहुत सारे होंगे। तो देश में हमको जरूरत है देश के लिए नीतियों का निर्माण करने की भी, देश के लिए कानूनों का निर्माण करने की भी। ठीक है, उन कानूनों को लागू करने की भी आवश्यकता है। और देश में कहीं विवाद है, कहीं पर एक तरीके से न्याय करने की आवश्यकता होगी। तो सरकार के कार्यों को अलग अलग विभाजित किया गया और उन कार्यों को विभाजित जैसे जैसे किया गया उन अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जो है सरकार के अंग बनाए गए। तो सरकार के अंगों की यदि हम बात करें तो सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। 3 प्रमुख अंग हैं सरकार के, कौन कौन से, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सरकार का प्रमुख अंग नंबर 1, देखिए अब देश के लिए कानून बनाने का, देश के लिए कानूनों का निर्माण करने की आवश्यकता तो होगी। तो देश के लिए जो विधि निर्माण कार्य है, विधि निर्माण कार्य भी बनेंगे देश के लिए, विधि यानी कानून भी बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, विधि निर्माण। दूसरा, देश को क्या चाहिए, इन कानूनों को या विधि को लागू करने वाला, विधि को लागू करने वाली संस्था भी चाहिए। ठीक, अब देश में कहीं विवाद है तो उन विवादों को सुलझाने वाली भी संस्था चाहिए। ठीक, अब हम यहां बात कर रहे हैं, देखिए ये काम है पूरे देश के लिए, जितने भी कार्य हो सकते हैं उन कार्यों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देश के लिए कानून बनाए जाएंगे, देश के लिए जो कानून बनाए गए उन कार्यों को लागू भी किया जाएगा, और कहीं विवाद अगर उत्पन्न होते हैं तो उन विवादों का निपटारा किया जाएगा, न्याय का कार्य किया जाएगा। अब देश के अंतर्गत यदि हम देखें, विधि निर्माण करने का कार्य किसका होगा, इसके लिए एक संस्था बना दी अलग से, इसको कहते हैं विधायिका। ठीक, इसको कहते हैं हम विधायिका। विधायिका को इंग्लिश में हम बोलेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर।
देश के लिए कानून बनाने का या कानून निर्माण का कार्य कौन सी संस्था करेगी? विधि निर्माण का कार्य विधायिका। विधि मतलब कानून, लॉ, ठीक, विधायिका। साथ ही उन विधियों को लागू कौन करेगी? इसको बोलते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। अब देश में दो राज्यों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में या किन्हीं समूहों के बीच में अगर विवाद होते हैं तो विवादों का निपटारा कौन करेगी? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कार्य क्या है? विवादों का निपटारा करना, अर्थात न्याय करना। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो कानून लागू किए गए हैं इन कानूनों को सही ढंग से लागू करवाना, ठीक है, सही ढंग से उनका पालन करवाना, ठीक है, न्यायपालिका या जुडिशरी। तो ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं किसके? सरकार के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जुडिशरी है, ठीक है। तो इसी सरकार के महत्वपूर्ण अंग की हम चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं। तो न्यायपालिका को हम अब डिस्कस करेंगे। न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका देश के अंदर, हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाली संस्था है। देश के अंदर विवादों का निपटारा करने वाली एक संस्था है। देश के अंदर न्याय करने वाली एक संस्था है, ठीक है। तो न्यायपालिका, 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 ठीक है, या जुडिशरी। हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो जुडिशरी के फंक्शंस क्या क्या हुए? जुडिशरी के फंक्शंस क्या हुए? सबसे पहली बात, विवादों का निपटारा करती है, ठीक है, विवादों का निपटारा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ठीक है, विवादों का निपटारा करना। साथ ही देखिए न्याय करना, साथ ही न्याय करना। और क्या क्या फंक्शंस हैं जुडिशरी के? फंक्शंस में यदि आप देखेंगे तो जो हमारा संविधान है, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, तो संविधान की व्याख्या करने का भी कार्य, संविधान की व्याख्या करने का भी कार्य हमारे देश की न्यायपालिका का ही है, ठीक है, संविधान की व्याख्या। तो ये न्यायपालिका के कार्य हुए। आगे चलते हैं, चलिए यहां तक हो गया। अब बात करते हैं भारत की न्यायपालिका की संरचना की बात करते हैं। देखिए संरचना क्या क्या है? न्यायपालिका की संरचना, कंपोजिशन, न्यायपालिका की संरचना या कंपोजिशन, ठीक। न्यायपालिका की संरचना या कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो इसके लिए संरचना से संबंधित जो हमारे संविधान का संदर्भ यदि हम ले तो आर्टिकल या अनुच्छेद 124 इसके बारे में बताता है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। अब इसमें देखो संरचना की यदि हम बात करें तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एक इंटीग्रेटेड या आप कहेंगे एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, एकीकृत, एकल एकीकृत, एकल एकीकृत। भारत की न्यायपालिका एकल एकीकृत न्यायपालिका है। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल इंटीग्रेटेड, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे देश की न्यायपालिका, यानी पूरे देश में न्यायपालिका की एक समान व्यवस्था को हम एकल एकीकृत कहते हैं। तो न्यायपालिका के भारत में 3 स्तर हैं। नंबर 1 अगर आप देखें, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च या उच्च स्तर को हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय से जो निचला स्तर है राज्यों के स्तर पर, तो ये हमारे संघ को, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर हमारे होते हैं हाई कोर्ट, या इनको हम बोलते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स, ठीक। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में जो जिले होते हैं उन जिलों के लिए होती है एक अदालत, उसको बोलते हैं जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। ये 3 स्तर हमारे देश में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के 3 स्तर हैं।
और ये तीनों स्तर आपस में एक दूसरे से संबंधित है। एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था या समान न्याय व्यवस्था इन तीनों स्तरों पर सुनिश्चित की गई है। ठीक, तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हम देखें सर्वोच्च न्यायालय तो भारत में कहां पर है? ये दिल्ली में स्थापित है, दिल्ली में। इसके अलावा अभी न्यायालयों की अगर हम बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उन सभी के लिए जो व्यवस्था की गई है कुल मिलाकर के अभी 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, 25 हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर। ठीक, अब यहां पर एक और व्यवस्था है। यदि मान लो आप कहीं भी आप जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के जो है एक तरीके से अपने केस या फिर न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है, आप इनमें से कहीं पर भी जाकर न्याय की मांग कर सकते हैं, तो तीनों में प्रक्रिया समान ही होगी। मान लीजिए आप जिला स्तर पर न्याय पाने के लिए आपका केस या मुकदमा जिला न्यायालय में गया और जिला न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, और वो निर्णय आप लग रहा है कि वो निर्णय जो है आपको सही नहीं लग रहा है, तथ्यों के आधार पर नहीं लग रहा है, तो आप अपने कोर्ट को या अपने इस केस को कहां ले जा सकते हैं? हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, यदि आप हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सबसे उच्च स्तर सर्वोच्च न्यायालय में भी अपने मुकदमे को लेकर के जा सकते हैं। इस चीज को कहते हैं अपील करना। ठीक, तो इस तरह से हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो जुड़ी हुई है, यानी समान न्याय की यहां पर एक तरीके से सुनिश्चित किया गया है। हम संरचना की बात कर रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की यदि संरचना की हम बात करें, अब यहां पर ये क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। अब हम यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की संरचना की बात करते हैं। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो ये अनुच्छेद 124 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 या आर्टिकल 124। और इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश, उसमें क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनको बोलते हैं हम चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस एक होंगे, चीफ जस्टिस, प्लस और होंगे अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश या अदर जजेस या अदर जस्टिस, अदर जजेस, अदर जजेस या अदर जस्टिस। ठीक, तो देखिए कंपोजिशन, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है उसमें अगर आप देखेंगे, उस संरचना के अंतर्गत देखेंगे, एक तो उसमें चीफ जस्टिस थे और 7 अन्य जज थे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कब का है? ये स्ट्रक्चर है 26 जनवरी 1950 का। ठीक, 26 जनवरी 1950 का। लेकिन आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 या संविधान हमारा कहता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक चीफ जस्टिस या एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा। और समय समय पर अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी इसको कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। ठीक, अन्य या कितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने जजेस होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, इसको डिसाइड करने का कार्य केवल संसद का है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? तो ऐसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो हैं यहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है निरंतर आप देख रहे हैं बढ़ती आ रही है। ठीक, जैसे अभी 2025 है। ठीक, 2025 में यदि हम बात करें, एक हमारे हैं चीफ जस्टिस और अन्य जज कितने हैं? 33। तो भारत में अगर आप देखें सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभी टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 34। और उस समय कितने थे? 8 जजेस थे। ठीक है, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो ये कंपोजिशन है अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। इस कंपोजिशन की बात हमने कर ली है। अब कंपोजिशन से आगे हम बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन से आगे हम अब बढ़ना शुरू करेंगे और यहां डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति,
जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है? ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक, ये कहां पर है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हम संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, कोलेजियम व्यवस्था। ठीक है, कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, क्योंकि हम इनको पहले यूज कर चुके हैं इन टर्म्स को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है भाई, और यहां पर अब हम बात करेंगे, देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कोलेजियम जो है, कोलेजियम प्रणाली जो है, कोलेजियम प्रणाली में अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ जजेस की जो संख्या है, कोलेजियम में होते हैं कुल मिलाकर के 5 मेंबर। कोलेजियम एक 5 सदस्यों का या 5 जजेस का एक समूह है, ठीक, जो ये तय करता है कि कौन व्यक्ति अगला न्यायाधीश बनेगा या कौन व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आएगा। तो इसमें एक जो होते हैं, एक सदस्य तो होते हैं, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, एक तो होंगे इसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और इसमें चार अन्य न्यायाधीश। ठीक है, 4 अन्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 5 होते हैं, टोटल 5 होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं। अब देखो, इसमें जो है बहुमत चाहिए होता है। जिस मान लो ए बी सी व्यक्ति, अगर मान लो ये 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है, इनके नाम आ गए, मान लो ये व्यक्ति है, इसको जो है बनाया जाना है अगला जस्टिस। ठीक है, भावी जस्टिस ये बनने वाले हैं, तो इनका चुनाव होना है। ठीक, मान लो यहां पर चीफ जस्टिस सहमत हैं, और इन अन्य न्यायाधीशों में, ठीक है, 4 अन्य न्यायाधीशों में से अगर 2 अन्य न्यायाधीश भी सहमत हैं इस ए नाम पर, इस ए नाम के व्यक्ति को जज बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सहमत है और 2 अन्य जजेस भी सहमत है, तो 5 में से 3 सदस्यों की सहमति हो गई। तो यहां पर ए व्यक्ति को जो है रिकमेंड कर दिया जाएगा कोलिजियम के द्वारा कि ये जो है, मतलब कोलिजियम बता रही है कि राष्ट्रपति को कि आप इस व्यक्ति को अगला न्यायाधीश नियुक्त करिए। ठीक है, तो यहां पर बहुमत जरूरी है 5 में से 3 का, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति आवश्यक है। ठीक है, 2014 में क्या हुआ, 2014 में इस व्यवस्था को या कोलिजियम व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक और संस्था का गठन किया गया, जिसको कहा गया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके लिए भारत सरकार 99वां संविधान संशोधन लेकर के आई थी, और उसके द्वारा कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके साल 2014 में, ठीक है, 2015 में इसको NJAC को जो है स्थापित कर दिया गया था। तो ये किस लिए आया था, ये देखिए, इसको हमने एक बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए है, ये जजों की नियुक्ति के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, नियुक्ति के लिए NJAC का निर्माण किया गया, NJAC का निर्माण किया गया, इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं। तो NJAC का निर्माण किया गया। अब NJAC की अगर हम NJAC की बात कर ही रहे हैं,
तो एनजेसी का कंपोजिशन क्या था, वहां पर हम देख रहे थे कि कॉलेजियम व्यवस्था में 5 सदस्य थे टोटल। अब एनजेसी का जो कंपोजिशन है वो क्या था, इसमें कितने सदस्य शामिल थे और कौन कौन थे। नंबर 1, एक तो थे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश एक, ठीक है। दूसरा इसमें शामिल थे कौन, दूसरा इसमें शामिल थे जो वरिष्ठतम जज हैं, ठीक। 4, इसमें जो है देखिए, इसमें 2 वरिष्ठतम जजों को रखा गया है, वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें रखेंगे 2, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश रखे गए हैं 2, ठीक है। तो इसके अलावा एक रखे गए हैं विधि मंत्री, भारत के लॉ मिनिस्टर, भारत के विधि मंत्री या लॉ मिनिस्टर, भारत के विधि मंत्री या लॉ मिनिस्टर एक। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4, और इसमें 2 व्यक्ति रखे गए ख्याति लब्ध, ख्याति लब्ध एमिनेंट पर्सनैलिटी, ख्याति लब्ध, ख्याति लब्ध या एमिनेंट पर्सनैलिटी रखे गए ख्याति लब्ध सदस्य, यानी 2 विधि को जानने वाले विधिवेत्ता जो पारंगत हो लॉ में, ठीक है। तो 2 सदस्य यहाँ, टोटल 6 सदस्य हैं। तो एनजेसी में पूछेगा कितने मेंबर्स थे, तो टोटल 6 सदस्य, 6 सदस्य ही, टोटल 6 सदस्य की संस्था थी एनजेसी। अब इसमें बाद में क्या हुआ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि एनजेसी जो है ये एक असंवैधानिक संस्था है, ठीक। असंवैधानिक संस्था करके पीआईएल चली गई, और उसके अंतर्गत जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा या समझा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को साल 2015 में जो है अक्टूबर में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया और इसको समाप्त कर दिया गया। कहा गया, कारण यह बताया गया कि एनजेसी, इसमें अगर आप देख रहे हैं यहां पर विधि मंत्री हैं, यहां पर ख्याति लब्ध सदस्य हैं, इसका मतलब यहां तक तो जुडिशरी हैं, ठीक है। 3 एक तरीके से ये सरकार से संबंधित सदस्य हैं और ये 3 न्यायपालिका से संबंधित सदस्य हैं। एक तरीके से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये उसमें एक तरीके का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसमें जब इसको असंवैधानिक घोषित किया था तो ऐसा तर्क बताया कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम हो रही है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अगर आप देखेंगे भारत के मूल ढांचे में सम्मिलित है, ठीक है। तो भारत सरकार या गवर्नमेंट या जो हमारी संसद है वो ऐसे किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है या पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन अगर कहीं मूल ढांचा पाया जा रहा है तो मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। तो इसी तर्क को दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि यहां पर ये एनजेईसी क्या है, ये असंवैधानिक संस्था है। तो इसको समाप्त करके जो पहले से कोलिजियम व्यवस्था चल रही है, आज भी भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति जो है कोलिजियम व्यवस्था के अंतर्गत ही की जाती है। चलिए, इस टॉपिक में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।